नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। इतिहास एमए थर्ड सेमेस्टर मराठा साम्राज्य का इतिहास। हालांकि अगर आप किसी भी क्लास के हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उसमें यह प्रश्न है कि पेशवाओं के उदय के क्या कारण थे, वो क्या कारण थे कि पेशवा छत्रपति यानी कि राजा से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, तो उन कारणों की विवेचना हम आज की इस वीडियो में करेंगे। और यह वीडियो बहुत ज़्यादा प्रामाणिक है। इस बात की पुष्टि इससे होती है कि मराठों का इतिहास, मराठास हिस्ट्री, यह एक प्रमुख इतिहासकार और लेखक हरीश कुमार खत्री द्वारा लिखी गई है और कैलाश पुस्तक सदन भोपाल द्वारा छपी हुई है और जिसके कारण यह किताब काफ़ी प्रमाणित है। दोस्तों, यहाँ पर मैं उदय के कारण आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम एक पृष्ठभूमि तैयार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि 1713 से ही पेशवा का पद शुरू हुआ, उससे पहले पेशवा का पद था ही नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पेशवा के पद की शुरुआत महाराज छत्रपति शिवाजी ने खुद ही की थी, लेकिन उनके समय में पेशवा जो थे वो एक अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरह थे, यानी कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति होता है, वैसे ही मराठों में राजा यानी कि छत्रपति होते थे और उनके अंडर बहुत ही कम शक्ति के साथ में प्रधानमंत्री यानी कि पेशवा हुआ करते थे। लेकिन 1713 से जैसे ही बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनते हैं और साहू जो छत्रपति थे, तो उस टाइम पीरियड से जो इनका सिस्टम हो जाता है वो भारत के प्रेसिडेंशियल सिस्टम या फिर इंग्लैंड या यूके की राष्ट्रपति व्यवस्था की तरह हो जाता है, जहाँ पर जो शासक होता है वो केवल नाम मात्र के लिए हो जाता है, उसके पास सीमित शक्तियाँ हो जाती है और जो प्रधानमंत्री होता है उसके पास पूरी शक्तियाँ चली जाती है। तो हम समझेंगे मराठों के उदय के पेशवाओं के उदय के कारण, राइज ऑफ द पेशवास। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस किताब से पढ़ते हैं ताकि हम इस व्यवस्था को काफ़ी अच्छे से समझ सकें। सन 1674 में जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि ये महत्वपूर्ण है, मैं अपने पेन से नीचे लाइन करते जाऊँगा, आप उस बात को नोट कर सकते हैं। सन 1674 में शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। 1680 में उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद संभाजी सिंहासन पर बैठा। जब 1689 में शिवाजी के पुत्र और उत्तराधिकारी शंभूजी को मुगल सेनाओं ने हराकर मार दिया तो उनके पुत्र शाहू को बंदी बना लिया, तो यह औरंगजेब की विशेष सफलता थी। मराठा हार तो गए परंतु निर्जीव नहीं हुए। समस्त मराठा जनता मुगलों के विरुद्ध युद्ध में जुट गई और यह सर्वसाधारण का युद्ध बन गया। शिवाजी का छोटा पुत्र राजाराम यह युद्ध अपनी मृत्यु पर्यंत 1700 तक लड़ता रहा। उसके पश्चात उसकी विधवा ताराबाई अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय के अभिभावक होने के नाते यह युद्ध जारी रखा और औरंगजेब का कड़ा विरोध किया। 1707 में मुगल साम्राज्य में शिथिलता ने मराठों को अवसर दिया, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। शाहू पुनः महाराष्ट्र में लौट आया और मराठों में नई स्फूर्ति आ गई। 18वीं शताब्दी के प्रथम चरणों में मराठों का दक्षिण और उत्तर की ओर दोनों दिशाओं में प्रसार हुआ। मराठों का हिंदू राष्ट्र का स्वप्न साकार होने लगा। इस साम्राज्य व शासन व्यवस्था में मराठों के अधीन प्रधानमंत्री यानी पेशवा का पद महत्वपूर्ण हो गया। पेशवा पद का आरंभ शिवाजी की अष्टप्रधान शासन पद्धति से होता है। यह पद्धति शिवाजी ने कहाँ से ग्रहण की, इस संबंध में एक मत कोई भी नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि शिवाजी ने यह प्रणाली मुसलमान शासकों से ग्रहण की तथा फारसी नामों के स्थान पर संस्कृत नामों का प्रयोग कर मुस्लिम प्रधान पद्धति एक नवीन संस्कृत नामों का प्रयोग कर मुस्लिम कल्पना को भारतीय जामा पहनाने का प्रयत्न किया है। इसके विपरीत अन्य विद्वानों की राय है कि अष्टप्रधान पद्धति एक नवीन शासन प्रणाली थी तथा इस पर भारत के प्राचीन ग्रंथों में वर्णित शासन प्रणालियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
लेकिन वास्तविकता यह है कि अष्टप्रधान पद्धति कोई पूर्व नियोजित प्रणाली नहीं थी। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि इन अष्टप्रधानों की नियुक्तियां एक ही समय पर नहीं हुई। जैसे जैसे राज्य का विस्तार होता गया और नए नए पदों की नई नई जिम्मेदारियां सामने आती गई, वैसे वैसे शिवाजी ने उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए नवीन पदों का निर्माण किया और उन पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करते गए। यानी हम कह सकते हैं यह अष्टप्रधान की जो कल्पना थी वह शिवाजी के मस्तिष्क की उपज थी। तत्कालीन परिस्थितियों पर सुदृढ़ नियंत्रण रखने के लिए शिवाजी ने जो प्रयत्न किए थे उनसे अष्टप्रधान पद्धति विकसित हुई। इसमें मुस्लिम शासन व्यवस्था के अनुकरण का भी कुछ भाग माना जा सकता है। साथ ही इसमें शिवाजी की कल्पना का भी बहुत कुछ समावेश है। अनुकरण और कल्पना के व्यावहारिक मिश्रण ने ही क्रमशः अष्टप्रधान पद्धति का रूप धारण किया। इसमें पेशवा फारसी भाषा का शब्द है जिसका संस्कृत नाम है पंत प्रधान तथा मुख्य कर्तव्य जो है वह है दीवानगिरी यानी कि प्रधानमंत्री का काम। और इन 8 प्रधानों में पेशवा का प्रमुख प्रधान माना जाता था। पेशवा का प्रमुख पद होता था और सब उसके अधीन होते थे। पेशवा का जो वेतन होता था वह भी सभी प्रधानों से अधिक होता था। 15,000 होन या फिर हुण। दरबार में इसका आसन राज सिंहासन के दाहिनी ओर सर्वप्रथम था। दीवानी और लश्करी विभागों पर उसका नियंत्रण रहता था। राज्य के सभी कार्यों का उत्तरदायित्व पेशवा पर ही था। यहाँ तक कि राजा की मुहर के बाद पेशवा की मुहर लगाई जाती थी और किसी भी दस्तावेज को प्रमाणित तभी माना जाता था जब उसमें राजा की मुहर के साथ साथ पेशवा की मुहर भी लगी हो। जब तक सरकारी कागजात पर वह मुहर अंकित न कर दे तब तक उसे प्रामाणिकता प्राप्त नहीं होती थी। इतना ही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर वह सेना न कर दे आवश्यकता पड़ने पर वह सेना को साथ लेकर आक्रमण करने भी जाता था और जीते हुए भागों पर शासन व्यवस्था स्थापित करना भी उसका प्रमुख कार्य माना जाता था। इस प्रकार राजा के बाद पेशवा ही सर्वश्रेष्ठ अधिकारी होता था। इसके बाद हम देखते हैं शिवाजी ने श्यामराव पंत को सर्वप्रथम पेशवा नियुक्त किया था। शिवाजी ने सर्वप्रथम पेशवा नियुक्त किया था श्यामराव पंत को, परंतु इसे शीघ्र ही हटाकर उन्होंने इनके स्थान पर मोरोपंत पिंगले को नियुक्त कर दिया। यह युद्ध शास्त्र तथा शासन व्यवस्था दोनों में निपुण था और महाराष्ट्र के अनेक सुदृढ़ किले इसी के निरीक्षण में बने थे। जब औरंगजेब ने धोखा देकर शिवाजी को कैद कर लिया था तो मोरोपंत ने ही संकट काल में राज्य का भार अत्यंत कुशलता, साहस और दूरदर्शिता से संभाला था। यानी कि हम कह सकते हैं शिवाजी के जो प्रधानमंत्री थे, पेशवा थे, वो सबसे प्रमुख थे मोरोपंत पिंगले। इनका नाम आप याद रखिएगा। इसके बाद मैं आपको अपने नोट्स से ये समझाने का प्रयास करूंगा पेशवाओं के उदय के कारण। पेशवा के उदय के कारण पहले मैं आपको अपने स्तर पर समझाता हूँ, फिर आपको नोट्स दिखाऊंगा। अगर आपको नोट्स देखना हो तो आप इस वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मैं समझा सकता हूँ और आप समझ सकते हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, पहला आता है साहू की कठिनाइयाँ। साहू जो कि संभाजी के पुत्र थे और संभाजी जो थे वो शिवाजी के बड़े पुत्र थे। जो शिवाजी थे उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने छोटे पुत्र राजा राम को घोषित किया था, क्योंकि वो ये जानते थे कि उनका बड़ा पुत्र जो है वो कमज़ोर है और वह किसी काम का नहीं है, अयोग्य है। लेकिन संभाजी ने विद्रोह करके अपने आप को राजा घोषित कर लिया शिवाजी की मृत्यु के बाद। लेकिन जब उनका युद्ध हुआ औरंगजेब से तो संभाजी की मृत्यु हो गई और संभाजी का जो पुत्र था साहू जी, उन्हें और उनकी मां को औरंगजेब अपनी साथ ले जा लेता है और यहाँ पर फिर राजा राम गद्दी संभालते हैं। जो साहू जी होते हैं वो बचपन से ही औरंगजेब या फिर मुगलों के दरबार में पले बड़े रहते हैं, तो उनके अंदर विलासिता वाले गुण आ जाते हैं। जब उन्होंने तलवार उठाई ही नहीं तो उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं रहता और उनके सामने कई सारी कठिनाइयां आ जाती है। दूसरा आता है अष्टप्रधान की दुर्बलता।
अष्टप्रधान की दुर्बलता इसीलिए हुई क्योंकि जब साहू यानी कि जब छत्रपति ही मजबूत नहीं है तो उसके मंत्री परिषद का कमजोर होना स्वाभाविक है। अब अष्टप्रधान दुर्बल हुआ तो इसका फायदा उठाकर जो मराठा सरदार थे वो अपने स्वार्थों की पूर्ति करने लगे। अब तितर बितर होने लगे और इन्हीं में ताराबाई की एक असहयोग की नीति भी निकल कर आ गई। ताराबाई जो कि राजा राम की विधवा थी, यानी कि इनकी एक प्रकार से इनके छोटे माफ कीजिएगा, इनके जो चाचा की पत्नी थी, चाची थी इनकी, और इनका जो सौतेला भाई था शिवाजी द्वितीय, वो राजगद्दी संभालने के लिए लड़ने लगे। और इन सबके बीच में जो साहू का चरित्र था, स्वभाव था, वो भी अहम भूमिका निभाता है। और छठवां बिंदु आता है निज़ाम उल मुल्क की नीति। निज़ाम उल मुल्क जो कि हैदराबाद का निज़ाम था, उसकी नीतियों के बारे में भी हम जानते हैं। और इसके साथ ही हम शुरुआत करते हैं साहू की कठिनाइयों के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिंदु है। अब हम इन्हें उस तरह से जमाएंगे कि जिससे हम याद करने में हमें ज़्यादा समस्या ना हो। साहू की कठिनाइयाँ थी, साहू कमज़ोर था जिसके कारण उसका मंत्री परिषद कमज़ोर हुआ। मंत्री परिषद कमज़ोर हुआ तो जो मंत्री थे वो भ्रष्टाचारी हो गए और मराठा सरदार अपनी स्वार्थपरता यानी कि अपने काम निकालने लगे। और यहाँ पर राजगद्दी के लिए ताराबाई और उनका पुत्र भी लड़ रहा था। और यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका साहू का चरित्र भी निभाता है। और एक हैदराबाद का निज़ाम उल मुल्क जिसने निज़ाम शाही की स्थापना की थी, वो भी यहाँ पर अपनी दाल गलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि निज़ाम उल मुल्क बहुत शातिर व्यक्ति था और वो चाहता था कि किसी भी तरह वो मराठों में फूट डाल दे और साम्राज्य उसका हो जाए। अब हम यहाँ पर नोट्स पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं नॉर्मली आपको पढ़ के सुनाऊंगा और जहाँ लगेगा कि मैं यहाँ समझा सकता हूँ मैं वहाँ आपको समझाने की कोशिश भी करूँगा। तो आइए देखते हैं साहू की कठिनाइयाँ। जिस समय 1707 में साहू मुगलों की कैद से मुक्ति पाकर महाराष्ट्र के सिंहासन पर बैठा, उस समय उसे भयानक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। देश में अशांति और अव्यवस्था फैल चुकी थी और साहू दीर्घकाल तक मुगल शाही कैंप में नजरबंद रहने तथा वह विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण पुरुषार्थहीन हो चुका था। पुरुषार्थहीन का मतलब है अब उसके अंदर योग्यता नहीं थी एक राजा वाली। ना तो उसे तलवार चलानी ढंग से आती थी, ना भाला चलानी, ना तो उसका दिमाग तेज था और ना ही वो ज़्यादा फुर्तीला था। वह एक भला आदमी हो सकता था पर वह एक सफल शासक नहीं था। मराठे अब दो पक्षों में विभक्त हो चुके थे। एक था उसका स्वयं साहू का पक्ष और दूसरा था ताराबाई का पक्ष। ताराबाई साहू को झूठा दावेदार बताती थी, इसलिए उसने साहू को मराठा राज्य सिंहासन के दावे का घोर विरोध किया। और सिन्हा के अनुसार साहू की कठिनाइयों ने पेशवा बाजीराव प्रथम के उत्कर्ष को जन्म दिया। अब इस बात का पेशवा के उदय से कैसे लिंक है? साहू कमजोर था। साहू को राजा बने रहने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसकी पकड़ को मजबूत बनाए, और उसे मिलते हैं बालाजी विश्वनाथ जो कि पेशवा थे। और यहाँ पर से पेशवा पद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि साहू ऐसे व्यक्ति को चुन लेता है जो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही तेज थे। अगर पेशवा पद मजबूत ना होता, बालाजी विश्वनाथ न आए हुए होते, तो या तो मुगल इन्हें हड़प लेते या फिर निजाम शाही मराठों को हड़प लेते और मराठा अपना गौरवमय इतिहास कुछ ही समय में समाप्त कर चुके होते। फिर हम देखते हैं अष्टप्रधान व्यवस्था की दुर्बलता। शिवाजी की मृत्यु के बाद अष्टप्रधान की शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। साहू के शासनकाल में तो वह प्राणहीन सी हो गई थी। विभिन्न मराठों सरदारों ने स्वेच्छाचारिता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावनाओं ने उनके मन में घर कर लिया था। मराठा सरदार राज्य के हितों की रक्षा करने के बजाय अपने अपने झोले भरने में लगे हुए थे। वो अपना ही आटा गलाने में, अपनी दाल गलाने में लगे हुए थे। और अष्टप्रधान व्यवस्था को निर्बल हो जाने पर उसको मनमानी करने का अवसर मिल गया था। शिवाजी की केंद्रीय शासन व्यवस्था के निर्बल होने के साथ साथ पेशवा की शक्ति में अभिवृद्धि होती चली गई, क्योंकि जब अन्य पद कमजोर हो गए तो स्वाभाविक था जो शीर्ष पद था वह और ज्यादा मजबूत हो गया और पेशवा पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गए। यहाँ पर आता है मराठा सरदारों की स्वार्थपरता। शिवाजी ने एक केंद्रीय संगठित शासन की स्थापना की थी।
समस्त मराठा शक्ति का एक केंद्र का नियंत्रण था और उसमें सामूहिकता की भावना थी और एक सामूहिक उद्देश्य था। किंतु शिवाजी की मृत्यु के पश्चात परिस्थितियां बदल गई थी। राजा राम ने जिस जागीरदारी प्रथा का पुनरुद्धार किया था, उसने केंद्रीय शक्ति को अत्यंत निर्बल बना दिया था। यानी शिवाजी ने एक सेंट्रलाइजेशन किया था। उन्होंने कहा कि पूरी शक्ति केवल हमारी मंत्रिपरिषद और हमारे पास होगी। लेकिन राजा राम ने एक गलती कर दी। उन्होंने अपने राज्य को मराठा सरदारों के हाथ में दे दिया, ये सोचकर कि ये हमारे प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। लेकिन उन मराठा सरदारों ने समय मिलते ही पीठ में छुरा घोंपा और अपने अपने क्षेत्र पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया और इन गलतियों के कारण पुनरुद्धार किया और जो उन्होंने जागीरदारी प्रथा शुरू की, इसका लाभ उठाकर अधिकांश मराठा सरदार स्वतंत्र व अनुशासनहीन हो गए और अतएव पेशवा की शक्ति उत्तरोत्तर में बढ़ती चली गई, क्योंकि इन्हें कंट्रोल करने के लिए राजा ने पूरी छूट दे दी और जिसके कारण जो पेशवा थे उनका प्रभाव भी बढ़ा और उनका कद भी बढ़ा। ताराबाई की असहयोग नीति, इसे याद रखिएगा क्योंकि ये 2 नंबर में भी पूछी जाती है। यद्यपि साहू बड़ा ही उदार प्रकृति का व्यक्ति था, वह सुलह कुल की नीति जो कि अकबर ने चलाई थी, उस नीति को और सांत्वना की नीति का अनुसरण करना चाहता था। यानी कि वह मिलजुल कर रहना चाहता था। लेकिन ताराबाई यहाँ मानने वाली बात नहीं थी। ताराबाई उसके खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचती रहती थी और मराठों में आंतरिक कलह के लिए बड़ा उत्तरदायित्व ताराबाई पर था। इस प्रकार शिवाजी के कनिष्ठ पुत्र यानी कि शिवाजी के छोटे बेटे राजाराम की पत्नी ताराबाई और उनके ज्येष्ठ पुत्र यानी उनके बड़े पुत्र साहू की आंतरिक कलह के कारण पेशवाओं को धीरे धीरे शक्ति बढ़ाने का अवसर मिल गया। यानी कि यहाँ पर लड़ाई थी शिवाजी के छोटे बेटे की पत्नी और बड़े बेटे के बीच में। यहाँ पर लड़ाई यानी कि चाची भतीजे के बीच में यहाँ पर लड़ाई चल रही थी। साहू का चरित्र और स्वभाव की बात करें तो साहू का पालन पोषण औरंगजेब के शाही डेरे में और मुगल दरबारी वातावरण में हुआ था। मुगलों से वह युद्ध करने के पक्ष में नहीं था। यहाँ पर 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो वे उनकी शक्ति से परिचित थे या फिर वे इतने वर्षों तक उनके साथ रहे थे इसलिए उन पर आक्रमण नहीं करना चाहते थे। इन दोनों में से कोई एक कारण हो सकता है। जबकि मुगलों के विरुद्ध युद्ध एक ऐसा कारण था जो मराठों को एकता के सूत्र में बांध सकता था। इधर ताराबाई ने साहू के संभाजी का वास्तविक पुत्र होने के बारे में भ्रांतियां फैला दी थी और स्वभाव से उसमें स्त्री सुलभ सहिष्णुता कूट कूट कर भरी हुई थी। वह महाराष्ट्र की विषम परिस्थितियों और उलझी हुई राजनीति का उसे भान नहीं था। फिर स्वयं साहू बड़ा ही गुणग्राही व्यक्ति और अपने योग्य कर्मचारियों के कार्य में हस्तक्षेप करने की उसकी प्रवृत्ति न थी। फलतः वह अपने योग्य व प्रतिभावान पेशवा के कार्यों में बहुत कम हस्तक्षेप करता था और परिणामतः धीरे धीरे पेशवाओं की शक्ति बढ़ती चली गई। कुल मिलाकर बात यह है कि साहू कितने भी क्यों न कमज़ोर रहे हो, उन्हें बिल्कुल भी युद्ध लड़ना नहीं आता था। उन्हें बिल्कुल भी ज़्यादा फुर्तीले नहीं थे, बहुत आलसी थे। लेकिन उनका ये था कि भाई अगर तुम राज्य को संभाल सकते हो तो तुम संभालो, तुम जो करना चाहो करो, मैं बीच में नहीं आने वाला। उन्होंने ये पूरी छूट अपने कर्मचारियों को दे रखी थी और पेशवा को भी ये जब छूट मिली तो उनकी गाड़ी निकल पड़ी और पेशवाओं ने इतना बड़ा काम किया, इतने साम्राज्य जीते और इतना नाम कमाया कि फिर उनकी जगह को आने वाले छत्रपति हिला न सके। निजामुल मुल्क की नीति देखते हैं। हैदराबाद दक्खन का शासक निजाम उल मुल्क बड़ा ही कुशल राजनीतिज्ञ था। वह अपने राज्य की सुरक्षा एवं विस्तार के लिए मराठों में फूट डालने का कोई भी अवसर जाने नहीं देना चाहता था और अपने इन्हीं अवसरों के चलते वह कई बार फूट डालता था और साम्राज्य को कमज़ोर करना चाहता था। साहू जैसा सरल स्वभाव का व्यक्ति उसकी चालों को नाकाम नहीं कर सकता था, लेकिन उनके साथ जो व्यक्ति रहे वो थे पेशवा बालाजी विश्वनाथ। उन्होंने इन चालों को असफल किया और साम्राज्य को बचाया। इन सभी परिस्थितियों ने पेशवाओं को आगे बढ़ने में मदद की। पहली ये सबसे बड़े रीज़न ये था कि जो राजा थे उन्होंने खुद आगे बढ़ाया और राजा ने आगे इसलिए बढ़ाया क्योंकि राजा को राजा बने रहना था।
अगर राजा आगे नहीं बढ़ाते तो ताराबाई आगे बढ़ाती, और ताराबाई आगे बढ़ाती तो फिर शाहू नहीं होते और शिवाजी द्वितीय राजा होते। तो ये बात थी, और उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ। वैसे बहुत कोशिश की मैंने समझाने की कि मैं अच्छे से समझा पाऊँ, लेकिन हो सकता है कि मुझसे कमी रही हो। अगर आपको लगता है कि मैं बेहतर तरीके से ना समझा पाया हूँ तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं और अच्छे से पढ़ूँगा और अच्छे फैक्ट लाऊँगा, लेकिन आपको समझाए बगैर मैं नहीं रहने वाला। क्योंकि चीज़ें हमें जब तक क्लियर माइंड से समझ में नहीं आ जाती तब तक हम उसे अच्छे से लिख नहीं सकते। जब आप इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो आप मन से भी एग्ज़ाम पेपर में आंसर शीट में लिख सकते हैं। तो ये थे शिवाजी यानी कि मराठा साम्राज्य में पेशवाओं के उदय के कारण। हमने ये भी समझा, और पेशवा पद की शुरुआत और शिवाजी के समय से शाहू महाराज तक पेशवा की क्या स्थिति थी वो भी हमने समझने की कोशिश की। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, वैरन डे मॉन्टेस्क्यू कहते हैं, अगर केवल हम खुश होना चाहते हैं तो ये आसान था, लेकिन हम दूसरों से ज़्यादा खुश होना चाहते हैं जो हमेशा कठिन है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुद के साथ खुश है तो आपसे ज़्यादा खुश इंसान कोई नहीं होगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो सामने वाले से ज़्यादा खुश रहे, सामने वाले से ज़्यादा अच्छा जीवन उसके पास हो, और ये कभी पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि एक सामने वाले से बेहतर जीवन आपका हो जाएगा तो दूसरा सामने वाला आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। इसीलिए हमेशा अपनी संतुष्टि अपने जीवन में रखिए और बस खुश रहिए। फिर मिलेंगे अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।